हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग होम गार्ड के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ये जो भी क्वेश्चन है वो यूथ कंपटीशन टाइम बुक के हैं, जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। उसको हम लोग होम गार्ड के एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो इस क्लास का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एबी डायसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अभिधारणा या सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, विधि के समझ समानता, वैधानिक भावना की प्रधानता, विधि की सर्वोच्चता। तो इसका सही जवाब है राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। एबी डायसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अभिधारणा या सिद्धांत राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता नहीं है। एबी डायसी विधि के शासन के सिद्धांत के संदर्भ में तीन अलग अलग सिद्धांतों विधि कानून की सर्वोच्चता, विधि के समझ समानता तथा वैधानिक भावना की प्रधानता को परिभाषित करता है और राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता डायसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अभिधारणा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है और यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम देश के नमूने पर आधारित है। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम देश के नमूने पर आधारित है और विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली इत्यादि यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ऑप्शन है श्री सैयद हैदर रजा, श्री नंदलाल बोस, श्री जेमिनी रॉय, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका सही जवाब है श्री नंदलाल बोस। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों या बॉर्डर को डिजाइन किसने किया था? श्री नंदलाल बोस ने। शांति निकेतन के कलाकार श्री नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया गया था और इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा था। भारत के मूल संविधान को हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ, जिसमें 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, जिसमें 11 दिसंबर को दूसरी बैठक आयोजित की गई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे पहले 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, MN रॉय। तो इसका सही जवाब है MN रॉय। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार MN रॉय के द्वारा पेश किया गया था। MN रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे और वर्ष 1924 में
मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की और इसके पश्चात वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, जिसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके पश्चात कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने किया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में। और 1934 से पहले 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी और उसके पश्चात 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। और आगे उल्लेखनीय है कि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी शासन। तो इसका सही जवाब है राजशाही शासन। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम राजशाही शासन नहीं है। सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। और भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या रानी आनुवंशिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1935, 1939, 1940, 1937। तो इसका सही जवाब है 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया और इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही जवाब है कनाडा। भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना किया गया है? कनाडा देश के संविधान से। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है और इसके अतिरिक्त अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा व संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप और एकल नागरिकता व विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892,
भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 को माना जाता है। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 के भारत सरकार अधिनियम को अधिनियमित किया गया था और वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया और इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? ऑप्शन है सुनील बत्रा सेकेंड बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो इसका सही जवाब है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में माना गया था। समता एनजीओ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था और आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है और ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका सही जवाब है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया और विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटिश संविधान। तो इसका सही जवाब है कनाडा का संविधान। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा के संविधान से ली गई विशेषता है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता आदि लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली,
एकल नागरिकता आदि लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका सही जवाब है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्होंने यह कहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और देश की आजादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे और वर्ष 1929 से 44 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत में अध्यक्ष या स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत सृजित किया गया है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है और इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान दिया गया है और इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है।
भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? ऑप्शन है 30, 20, 15, 25। तो इसका सही जवाब है 15। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिलाएं सदस्य थीं और बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 284 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान किसके हाथों से लिखा गया था? ऑप्शन है रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो इसका सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रवित हुआ मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित थी और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया था और यह दस्तावेज अब भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहली घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। ऑप्शन है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें पहला ऑप्शन सही है, जो कि ABCD दिया गया है, यानी कि जिस क्रम में ऑप्शन है उस क्रम में सही है। सबसे पहले उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ और राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। उसके बाद जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। संविधान सभा से जुड़ी घटनाओं का कालक्रम निम्नलिखित है। पहला है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को और दूसरा राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ 22 जुलाई 1947 को। तीसरा संविधान सभा पारित और स्वीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को और चौथा जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इस संविधान सभा में संविधान द्वारा तैयार करने के लिए कितनी समितियां गठित की गई थी? ऑप्शन है 7, 15, 10, 13। तो इसका सही जवाब होगा 13। भारत के संविधान को
1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 21 समितियां थी, जिसमें 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां थीं। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। ऑप्शन है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय भवन। तो इसका सही जवाब है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस संविधान सभागृह को संसद भवन या केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता, जो अस्थायी थे, में नई दिल्ली के संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही जवाब है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से मिला था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया और इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना की गई तथा दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया। गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो 12वीं थी, वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इस दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन है यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा ऑप्शन है संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है और संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? केवल ए, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है और संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है और भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है और संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती है, बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है और भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909,
भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके तहत पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई और इस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इसी अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन हुआ। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और तीसरा है लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। चौथा है सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ऑप्शन है संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। दूसरा ऑप्शन है एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है केवल बी। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया और इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए हैं, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी थी और इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई एवं संविधान सभा भंग कर दी गई। अतः कथन भी सही है जबकि ए गलत है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया और इसका मुख्य कार्य क्या था? मसौदा तैयार करना, किंतु इसके अतिरिक्त जो कैबिनेट मिशन योजना है इसने अन्य कार्य भी किया है, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया और कैबिनेट मिशन योजना के तहत मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी गई और कैबिनेट मिशन योजना के तहत राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया और संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 296, 389, 375, 292। तो इसका सही जवाब है 389। भारत का संविधान संविधान द्वारा प्रारूपित किया गया था जो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया और संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। अगला क्वेश्चन है वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1946 से लेकर 1947 तक फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने
और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरभाई लाल भाई, अमृतलाल हरगोविंद दास। तो इसका सही जवाब है गणेश वासुदेव मावलंकर, जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1946 से लेकर 1947 तक वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। गणेश वासुदेव मावलंकर वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1946 से 47 तक फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था और इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी और इसकी विशेषता यह थी कि अखिल भारतीय संघ प्रांतीय स्वायत्तता केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था इसकी विशेषता थी और इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पी पंचवर्षीय योजना, क्यू मौलिक अधिकार, आर मौलिक दायित्व। तो इसका सही जवाब है केवल पी और आर। भारत संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? वो है पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना, मौलिक दायित्व, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है और ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं व जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वही संशोधन में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्य का समावेशन किया गया था, जिसमें बाद में 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन है इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो इसका सही जवाब है इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए गए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता के द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की
किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ऑप्शन है चौथी, दूसरी, पहली, तीसरी। तो इसका सही जवाब है पहली। भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा कुछ निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो वो अनुसूची है पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अतः यदि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्रों की अदला बदली हेतु समझौते को लागू किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होगी। और भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम इसी विषय से संबंधित है जो 2015 में पारित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन के विषय में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है तथा अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा दिया गया है। और अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना या भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाना शामिल है। अनुच्छेद 9 के तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति जो विदेशी राज्य की नागरिकता को अर्जित करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप, पुदुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब है पुदुचेरी। भारत में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं जो क्रमशः हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी है। और इन 8 राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली एवं पुदुचेरी राज्यों में एक विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास होने व 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित होने के बाद 2 नए संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख बन गए। अतः अब कुल 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं जिसमें से जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी। और यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 16, 10, 12, 8। तो इसका सही जवाब है 12। भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। और बाद में इस संविधान में 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया और वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका सही जवाब है नागालैंड। भारतीय संविधान की
छठी अनुसूची में कौन उल्लिखित नहीं है? नागालैंड नहीं है। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां जो वर्तमान में हैं, और संविधान के अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्र जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध दिया गया है, और नागालैंड का इस अनुसूची में उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है? पहला ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमनों के सत्यापन के प्रावधान निहित है। तीसरा ऑप्शन है 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं। और चौथा ऑप्शन है 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। तो कौन सा सही मेल नहीं है? वो है चौथा ऑप्शन। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। कथन डी अनुसूचित और प्रावधान का सही मेल नहीं है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान 5वीं अनुसूची में निहित है, जबकि 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार, शक्तियां और कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, और अन्य सभी कथन सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 6वीं, 5वीं, 8वीं, चौथी। तो इसका सही जवाब है चौथी। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है, और 6वीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है, और 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, और 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? ऑप्शन है बोडो, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी। तो इसका सही जवाब है कश्मीरी। संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा उल्लिखित थी? कश्मीरी भाषा। भारतीय संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में कश्मीरी भाषा का उल्लेख किया गया था, और 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा को शामिल किया गया, और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को शामिल किया गया। अतः कश्मीरी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन है दूसरी, चौथी, तीसरी, पहली। तो इसका सही जवाब है पहली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, दूसरी, पहली। तो इसका सही जवाब है तीसरी। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है।
शपथ एवं अभिपुष्टि का वर्णन भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है और इसमें संघ तथा राज्यों के मंत्रियों और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद के सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अनुसार शपथ लेता है तथा राज्यपाल अनुच्छेद 159 के अनुरूप शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन है 395, 415, 440, 375। तो इसका सही जवाब है 395। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान पहली बार अपनाया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, जबकि अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है, उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। दूसरा ऑप्शन है, लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के तबादले तथा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। संविधान के पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की तलाशी और जब्ती करने का प्राधिकृत अधिकार है और संविधान लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार देता है। संविधान के संदर्भ में उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है और लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। अतः ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? ऑप्शन है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी अंग्रेजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के अनुसार भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ तथा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1915। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में कहा जाता है कि यह अधिनियम भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई है और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना तथा इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। ऑप्शन है 28 अप्रैल 1949,
15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 16 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी है। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था और इस निर्णय के बावजूद भारत ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी और राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और वर्तमान राष्ट्रमंडल की स्थापना लंदन घोषणा पत्र द्वारा स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 56 है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। ऑप्शन है सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद, सहायक संघवाद, असम्मितिक संघवाद। तो इसका सही जवाब है सहकारी संघवाद। ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है सहकारी संघवाद जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? ऑप्शन है मूर्ति भवन दिल्ली, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, संसद की लाइब्रेरी, राष्ट्रपति भवन। तो इसका सही जवाब है संसद की लाइब्रेरी। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी संसद की लाइब्रेरी में रखी गई है। भारतीय संविधान की 2 प्रतियां हाथ से लिखी हुई हैं और एक प्रति अंग्रेजी में है और एक हिंदी में है और दोनों हस्तलिखित प्रतियों पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किया और भारतीय संविधान की हस्तलिखित दोनों मूल प्रतियों को संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसने पहली बार विधायिका के द्विसदनी व्यवस्था लागू की है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम, निर्देशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसके प्रमुख प्रावधान हैं। पहला है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों और ईसाई तक कर दिया गया। दूसरा है प्रांतों में दर्ज शासन प्रणाली लागू किया गया, अर्थात प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया और आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए एवं हस्तलिखित विषय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के पास था। और तीसरा है केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, उच्च सदन जिसे राज्य परिषद कहा गया तथा निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, इसको वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष
राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। और यहाँ पे हम लोग इस क्लास में 50 क्वेश्चन ही करेंगे और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।